हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इंडिया में टैक्स को बचाने के लिए लोग कई तरीके अपनाते हैं और उसमें से एक जो तरीका वो ये है कि लोग अपनी वाइफ के नाम पे पैसे ट्रांसफ़र करके टैक्स बचाने की प्लानिंग करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 24-25 में यदि आपने अपनी वाइफ के नाम पे पैसे ट्रांसफ़र किए हैं तो आप कितना मैक्सिमम टैक्स बचा सकते हैं, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम 7 पॉइंट्स को कवर करेंगे। सबसे पहले कि किस पर्पस के लिए आप अपनी वाइफ को पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, दूसरा है कि आप कितना ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और जो आपने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं वाइफ और हस्बैंड के ऊपर टैक्स के क्या रूल्स अप्लाई हो जाएंगे, और इसके बाद यदि जो पैसे आपने वाइफ को ट्रांसफ़र किए उससे वाइफ यदि कोई इनकम जनरेट करती है तो उस केस में टैक्स कौन पे करेगा, कौन सी ITR फाइल करनी है, यदि वाइफ का खुद का यदि पैन कार्ड बन चुका है तो उस केस में क्या टैक्स के रूल्स एप्लीकेबल होंगे। और आप लोग के कमेंट भी आए थे कि वाइफ का यदि पैन कार्ड बन चुका है और हस्बैंड यदि पैसे ट्रांसफर कर रहा है तो उस केस में वाइफ को ही यहाँ पे टैक्स की कंप्लायंस फुलफिल करनी पड़ेगी। कहाँ तक ये सही है उसको आगे देखेंगे, और फाइनली हम ये बात करेंगे कि कितना मैक्सिमम टैक्स बचा सकते हैं यदि आपने वाइफ को पैसे ट्रांसफर किए। सबसे पहले बात करेंगे कि किस पर्पस के लिए आप अपनी वाइफ को पैसे ट्रांसफर करते हैं। देखिए, नॉर्मली इंडिया में ज़्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए अपनी वाइफ को पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। यहाँ पे बेसिकली 3 डिफरेंट पर्पस होते हैं। पहला तो ये होता है कि लोग वाइफ के नाम पे पैसे ट्रांसफ़र करके FD करवा लेते हैं, या फिर शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स में वाइफ के नाम पे इन्वेस्टमेंट करा देते हैं, या फिर वाइफ के नाम पर प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। सारा पैसा हस्बैंड यहाँ पे लगाता है और दोस्तों ये सारे एसेट्स वाइफ के नाम पे रजिस्टर्ड हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो पैसे आप ट्रांसफ़र कर रहे हो वाइफ को इन सब एसेट्स को बाई करने के लिए, खरीदने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आप कितना कर सकते हो, हाउ मच यू कैन ट्रांसफ़र मनी टू योर वाइफ। तो दोस्तों इनकम टैक्स लॉ के अनुसार आप जो भी पैसे अपनी वाइफ को सेंड करते हैं उसको गिफ्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। तो इसकी कोई अपर लिमिट नहीं है। हस्बैंड चाहे जितना अमाउंट चाहे वो ट्रांसफ़र कर सकता है और उससे इन्वेस्टमेंट्स क्रिएट किया जा सकता है। लेकिन यदि नॉन रिलेटिव है दोस्तों तो उस केस में 50,000 तक की ये जो गिफ्ट है वो क्या है, टैक्स फ्री है। लेकिन उसके ऊपर यदि जाएगा तो उस केस में जो पर्सन इस अमाउंट को रिसीव कर रहा है उसको टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। और पॉइंट नंबर 3 में ये कि जो पैसा आपने ट्रांसफ़र किया है उस केस में हस्बैंड को कितना टैक्स देना होगा, वाइफ को कितना टैक्स देना होगा। तो दोस्तों रूल ये कहता है कि वाइफ के हैंड में जो पैसे आपने ट्रांसफ़र किए हैं FD के लिए, शेयर्स म्यूचुअल फंड्स के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, उस केस में वाइफ के हैंड में किसी प्रकार का कोई भी टैक्स यहाँ पे लायबल नहीं होगा। सेक्शन 56(2)(10) ये कहता है कि जो पैसे आपने ट्रांसफ़र किए हैं वो पैसे गिफ्ट की तरह ट्रीट किए जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर एक स्पेसिफाइड पर्सन के बीच में ये ट्रांसफ़र हो रहा है, इसलिए वाइफ को कोई भी टैक्स यहाँ पे नहीं देना है। और दोस्तों हस्बैंड जो पैसे यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहा है उसके हैंड में भी वो टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि जो पैसे आप अपनी वाइफ को ट्रांसफ़र कर रहे हो वो पैसे पे टैक्स आप ऑलरेडी पहले पे कर चुके हो। कई बार ऐसा भी होता है कि आपके पास करेंट ईयर में कहीं से इनकम आ गई, ठीक है, और आप उस पैसे को वाइफ के नाम पर आपने ट्रांसफ़र करके FD करा लिया या शेयर्स म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो वो पैसा भी आपका टैक्सेबल नहीं होगा क्योंकि आपने उसको गिफ्ट कर दिया है। आप जो पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है जो कि आपको फॉलो करना है। सबसे पहला ये तो कि जो भी पैसा आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो आपको बैंकिंग चैनल के थ्रू करना है। मतलब कि आप चेक के थ्रू या फिर आप जो है नेफ्ट RTGS के थ्रू, UPI के थ्रू आप ट्रांसफ़र कर दीजिए वाइफ के अकाउंट में। और यदि आप कैश ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उस केस में 2 लाख से ज़्यादा का आप कैश दे नहीं सकते एक दिन में। सेक्शन 269 ST के अनुसार जो पर्सन यहाँ पे कैश रिसीव कर रहा है उसको यहाँ पे रोक लगाया गया कि आप 2 लाख से ज़्यादा रिसीव नहीं कर सकते। और नॉर्मली यदि आप इंडिविजुअल बेसिस पे देखिए तो 20,000 का रूल है कि 20,000 के ऊपर आपको कैश में तो ट्रांजेक्शन्स करना ही नहीं चाहिए। यदि प्रॉपर्टी आप बाई कर रहे हैं उसके लिए मनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या शेयर्स म्यूचुअल फंड्स के लिए कर रहे हैं, या फिर आप फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए कर रहे हैं, जितना पैसा आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसके लिए गिफ्ट डीड आप बनवाइए। स्पेसिफिकली उसमें पर्पस जरूर मेंशन करिए किस पर्पस के लिए आप पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट भी आपको रखना चाहिए कि दोस्तों जिस भी बैंक से आपने पैसे ट्रांसफ़र किए उसका स्टेटमेंट रखें, जिससे फ्यूचर में यदि
आपके इस ट्रांजैक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस आती है तो आप इस प्रूफ को शो कर सकें। इसके बाद है दोस्तों पॉइंट नंबर 4 कि वाइफ को जो इनकम हो रही है उस पर टैक्स का पेमेंट कौन करेगा। अब वाइफ को इनकम किस तरीके से हो सकती है, यदि आपने वाइफ के नाम पे एफडी करा रखी है, शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स आपने खरीद रखा है या फिर प्रॉपर्टी आपने बाई कर रखी है, तो एफडी से जनरली वाइफ को इंटरेस्ट की इनकम होगी, शेयर्स म्यूचुअल फंड से उन्हें डिविडेंड और कैपिटल गेन की इनकम होगी और प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम हो सकती है। तो यहां पे ये जो भी इनकम हो रही है दोस्तों, इनकम टैक्स का रूल ये कहता है कि जो हस्बैंड है उसके इनकम टैक्स रिटर्न्स में ये वाइफ की इनकम क्या होगी, क्लब होगी। सेक्शन 64(1)(6) के अनुसार क्लबिंग के प्रोविजंस हस्बैंड के ऊपर एप्लीकेबल हो जाते हैं और हस्बैंड का जो करेंट फाइनेंशियल ईयर की इनकम है, मतलब फाइनेंशियल ईयर 24-25 की जो हस्बैंड की इनकम है उसमें जाकर के वाइफ की जो ये इनकम आ रही है वो क्लब हो जाएगी और उसके अनुसार हस्बैंड को टैक्स का पेमेंट करना होगा। तो यदि ये हस्बैंड सोचते हैं कि हम पैसे को ट्रांसफर कर रहे हैं तो टैक्स सेव हो जा रहा है, इसके बाद जो आगे वाइफ के नाम पे जो इन्वेस्टमेंट्स हो रही है, एसेट्स क्रिएट हो रहा है, फिर उससे इनकम जनरेट हो रही है, उस पर भी हम टैक्स बचा लेंगे। तो हस्बैंड कैसे टैक्स सेव करेंगे वो एक टैक्स की प्लानिंग का मैटर है, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसा ही सोचते हैं कि जो भी इनकम होगा वो वाइफ के हैंड में टैक्सेबल होगा, हमारे हैंड में टैक्सेबल नहीं होगा। अब दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि वाइफ के नाम पे एफडी हो, शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स हो या फिर प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम हो रखी है। यहाँ पे दोस्तों ये जो आपकी डिविडेंड की इनकम, कैपिटल गेन की इनकम, इंटरेस्ट की इनकम, ये वाइफ के एआईएस और टीआईएस और 26AS में रिफ्लेक्ट करेगा एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, क्योंकि वाइफ का पैन कार्ड हर जगह यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो जब हस्बैंड के हैंड में ये सारे इनकम टैक्सेबल हो रहे हैं, क्लबिंग के प्रोविजंस अप्लाई हो रहे हैं, तो उस केस में फिर वाइफ को तो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में से शो ही नहीं करना चाहिए। इसलिए दोस्तों वाइफ को भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है और उस इनकम टैक्स रिटर्न में ये जो भी इनकम है उसको डिस्क्लोज करना है। डिस्क्लोज करना है कंप्लायंस और ट्रांसपेरेंसी पर्पस के लिए। तो दोस्तों जस्ट कंप्लायंस और ट्रांसपेरेंसी पर्पस के लिए वाइफ को अपने आईटीआर में इन सारे इनकम को शो करना है। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि डबल टैक्सेशन का रूल नहीं अप्लाई हो जाएगा, वाइफ भी टैक्स पे करे और हस्बैंड भी टैक्स पे करे, ये कहाँ का रूल है। तो दोस्तों यहाँ पर वाइफ यदि इन इनकम को अपने आईटीआर में शो करती है तो उसको शेड्यूल EI अपडेट करना है जो कि एग्जेम्प्टेड इनकम का होता है। हस्बैंड को क्या काम करना है, हस्बैंड जब अपनी आईटीआर को फाइल करेगा तो उस केस में उसको शेड्यूल SPL अपडेट करना है। शेड्यूल SPL में वो वाइफ को जो भी इंटरेस्ट की इनकम, डिविडेंड की इनकम और उसके बाद रेंट वगैरह रिसीव हो रहा है, कैपिटल गेन वगैरह हो रही है, ठीक है, उसको क्या करेगा, अपने आईटीआर में क्लब करेगा। और दोस्तों इसके लिए यह है कि हस्बैंड को आईटीआर 1 या आईटीआर 4 नहीं फाइल करना है। ये जो शेड्यूल आपको मिलेगी, शेड्यूल SPL, ये सिर्फ और सिर्फ आईटीआर 2, आईटीआर 3 में ही आपको मिलेगी। और इस अप्रोच की वजह से दोस्तों जो डबल टैक्सेशन है उसको आप अवॉइड कर सकते हो और उसके बाद कंप्लायंस को इंश्योर कर सकते हो। यहाँ पे बात करते हैं कि यदि हस्बैंड अपने आईटीआर में वाइफ के इनकम को क्लब करता है तो कैसे मैक्सिमम टैक्स को बचा सकता है। ठीक है, असेसमेंट ईयर 25-26 में यदि इस प्रकार के कोई ट्रांजेक्शन्स आपने किया हुआ है तो आप इसका कैलकुलेशन देख सकते हैं। मान लीजिए कि आपने वाइफ के नाम पे एफडी कराई 10 लाख रुपीस की, या फिर शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स आपने खरीदा और 5 लाख रुपीस आपने पैसे ट्रांसफर कर दिए, इन्वेस्ट हो गया। आपने प्रॉपर्टी बाई की 50 लाख रुपीस की वाइफ के नाम पर और उसको आपने रेंट पे चढ़वा दिया। रेंटल इनकम किसको हो रही है, वाइफ को हो रही है। यहाँ पे जो 10 लाख रुपीस की आपने एफडी की, इस पे इंटरेस्ट हो रहा है 70,000 रुपीस का। डिविडेंड की इनकम म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट पे 25,000 का हो रहा है। और यदि मान लीजिए कि वाइफ ने किसी कंपनी के शेयर्स को बेच दिया या म्यूचुअल फंड्स को बेच दिया, लॉन्ग टर्म होल्ड किया, तो उस केस में उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाता है 1,25,000 का। और रेंट यहाँ पे टोटल रिसीव आप कर रहे हो 2,40,000 का। तो ये सारी इनकम वाइफ के हैंड में हो रही है। लेकिन जब हस्बैंड अपनी आईटीआर को फाइल करेगा उसमें जो शेड्यूल SPL जो मैंने आपको बताया उसमें फिक्स्ड डिपॉजिट की जो इंटरेस्ट इनकम है, डिविडेंड है, LTCG है, रेंटल इनकम है, ये शो करेगा। और साथ में जो यदि वाइफ ने इंट्राडे किया हुआ है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस किया हुआ है, तो फिर उस केस में बिजनेस एंड प्रोफेशंस में क्लबिंग करनी पड़ेगी हस्बैंड को। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे टोटल कितना आ गया, 4,60,000 हो गया।
तो आप यदि ओल्ड टैक्स रिजीम को भी फाइल करते हैं तो उस केस में आपका ये टोटल इनकम क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और यदि आप न्यू टैक्स रिजीम को फाइल करते हैं और आपकी इनकम टोटल 7 लाख रुपीस तक आ रही है, उस केस में भी ये जो भी आपने क्लबिंग किया हुआ है इनकम को, इस पे आपको 1 रुपए का भी टैक्स नहीं देना होगा। तो दोस्तों आप जो है वाइफ को ट्रांसफर करके पैसा आप मैक्सिमम टैक्स को आप सेव कर सकते हैं, लेकिन लीगल तरीके से जब आप चलेंगे तो आप इसको कर सकते हैं। अब इसमें बेहतरीन टैक्स की प्लानिंग की जा सकती है। जो पैसा आप यहाँ पे वाइफ को ट्रांसफ़र कर रहे हैं और क्लबिंग कर रहे हैं इनकम की, इससे भी आपको यदि बचना है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कमेंट्स आएंगे मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा कि कैसे आप क्लबिंग से बचते हुए आप जो है मैक्सिमम यहाँ पे टैक्स की प्लानिंग करके टैक्स को बचा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।